This conference will now be recorded. प्लस जो सीखने वाले हम वो हमारे क्या बोलते बैंकिंग सेक्टर्स में यूज होते हैं, वैसे फॉर्मूलाज है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहला है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोलेगा तो सेल नंबर लिखोगे, वो सेल में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में वो बताएगा। जैसा अभी ये ई है और E5, ये E5 में मैं कुछ लिखता हूँ, जैसा राज लिख के रखता हूँ। ठीक है, और मैं कहीं दूसरे जगह पे इधर में लिखा E5, और मुझे चाहिए कि E5 में क्या लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से टाइप करूंगा इनडायरेक्ट एंड सेल रेफरेंस नंबर E5, तो मुझे बताएगा E5 में क्या लिखा हुआ है, राज लिखा हुआ है। जैसा इधर देखो K10 में नॉर्थ करके लिखा हुआ है, K10 में इधर ये नॉर्थ करके लिखा हुआ है। इधर मैं लिखता हूँ K10 और मैं इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाता हूँ एंड सेल सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे बताएगा। वैसे L9 में चेक करोगे, L9 चेक करोगे, तो L9 में चेक करो, लिखो इनडायरेक्ट और सेल रेफरेंस, तो देखो जैन करके लिखा हुआ है L9 में। तो ऐसा सेल नंबर दोगे यहाँ साइड में, उसके बेस पे उसके आंसर्स आपको साइड में आएंगे। तो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला काम ऐसा रहेगा। इंडेक्स रहेगा किसी भी चीज को नॉर्मली सर्च करने के लिए। ठीक है, अभी टेबल में से कुछ वैल्यू सर्च करना रहेगा तो इंडेक्स का यूज करेंगे। सबसे पहला एक में लिखूंगा कॉलम एंड रो, शॉर्ट फॉर्म में कॉलम एंड रो, ऐसा मैंने टाइटल डाल के ले लिया है। ठीक है, ये मेरा कॉलम्स रहेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, तो मैं कॉलम में से 2 नंबर लेता हूँ, जैसे कॉलम 2 लिया मैंने। ठीक है, एंड रो 3, दोनों इंटरसेक्ट किधर होते हैं, दोनों एक जगह पे कहाँ मिलते हैं, 500 पे मिलते हैं। यहाँ ये वाला यहाँ मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया, तो दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आया, 500। तो ये हमारा आंसर आएगा अभी इनडायरेक्ट में, इंडेक्स में। इंडेक्स, ठीक है, एरे सिलेक्शन करेंगे अंदर की तरफ से, बाहर का टाइटल को नहीं लेंगे, सिर्फ अंदर का सिलेक्शन करेंगे। कॉमा, रो नंबर पूछा है सबसे पहला तो रो नंबर डालेंगे, और कॉलम नंबर बोला है तो कॉलम नंबर डालेंगे। ये बरोबर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो देखो 500 हमारा आंसर आ चुका है। वही चीज हम लोग कॉलम नंबर 4 और रो नंबर 2, कॉलम 4 एंड रो 2, तो 250 हमारा मैच होता है वैल्यू यहाँ। ठीक है, तो चेक करते हैं आंसर आता है कि 4 एंड 2, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 4। इंडेक्स, पहला अंदर का रो का सिलेक्शन, कॉमा, रो नंबर, कॉमा, कॉलम नंबर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो 250 हमारा आंसर आ चुका है। वही चीज हम लोग रो 1 का देखते हैं, कॉलम 1, रो 1, तो यहाँ भी देखो 500 है। तो देखो कॉलम 1 एंड रो 2, सॉरी, दोनों 1 1 रहेगा। कॉलम 1 एंड रो 1 दोनों 1 1 ही रहेगा हमारा। इंडेक्स, सबसे पहला सिलेक्शन रहेगा, कॉमा, रो नंबर, कॉमा, कॉलम नंबर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखो हमारा 500 आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ईओ मंथ, एंड ऑफ द मंथ, इसको समझते हैं हम लोग। आज का अगर डेट लू 28/10/20, ठीक है, 3 मंथ्स के बाद मेरा कौन सा महीना आएगा, उसका एंड डेट देखने को मिलेगा अपने को। जैसा 10 है, 28/10 से 28/11, 28/11 से 28/12 दूसरा महीना, और 28/1
जो तीसरा महीना रहेगा, तो 28/1 नहीं आएगा आंसर, 31st 1 आएगा आंसर। ठीक है, 21। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ, वो महीने का आखिरी डेट दिखाई देगा। वो कोई भी डेट होने दो, उसका आखिरी ही आएगा। जैसा अगर मैं 28 ना लेके अगर 12 लिया होता, 12, 10, 20 और 3 मंथ्स काउंट किया होता, तो भी मेरा आंसर 31st 1 2021 ही आएगा, एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है फर्स्ट महीने का ही, कोई भी महीना होने तो उसका आएगा। एक तो 30 रहेगा तो 30 आएगा, फेब्रुवरी रहेगा तो 28 या 29 जो भी रहेगा वो आएगा। ठीक है, मगर वो एंड ऑफ द मंथ का ही डेट आएगा। यही चीज हम लोग समझते हैं हमारे एप्लीकेशन में, एक्सेल में। जैसे अभी मैंने डेट लिया था 12 अक्टूबर 2020 से लेके 3 मंथ्स मैंने बोला था, इक्वल्स टू ई ओ मंथ, एंड ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग डेट कॉमा नंबर ऑफ डेज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। कैसा डेट फॉर्म में आएगा आप इसको चेंज करो, कल ही मैंने समझाया था डेट फॉर्मेट में चेंज करना। तो देखो 31st Jan ही आया, वही मैंने 15 नवंबर 2020 लिया और 5 मंथ्स लिया, तो भी आंसर वो 5th मंथ के बाद का जो वैल्यू रहेगा वही आएगा। ईओ मंथ, स्टार्टिंग डेट कॉमा एंड डेट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नंबर ऑफ डेज में आएगा, उसको कन्वर्ट करो इनटू डेज में, तो आपको एंड मिलेगा, तो एंड का ही डेट आएगा। ये एंड ऑफ द मंथ का थ्योरी है, एंड डेट बताने का। जो कौन सा भी साल लो, कौन सा भी कितना भी दिन का ले लो, 2 महीना, 12 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो जो भी 6 महीना खत्म होने के बाद जो एंड ईयर रहेगा, वो उसका डेट दिखाई देगा आपको। फिर आता है हमारा ई डेट। ठीक है, अभी हमारा ई डेट इसी का भाई है। जैसा मैंने 3 मंथ्स बोला, जहां हमारा आंसर आता था 31st, यहाँ आएगा वही डेट, 12/1/2021। ठीक है, ये एंड नहीं दिखाएगा, ये सेम टू सेम ही दिखाएगा। अगर 28/10/20 लेता हूँ मैं और 3 मंथ्स बोलता हूँ, तो भी 28/1/2021 ही आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। ई डेट, ये एंड नहीं दिखाएगा, जो डेट है वही डेट दिखाएगा, करंट डेट का करंट डेट ही दिखाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। 28 अक्टूबर 2020, 3 मंथ्स लिखता हूँ मैं, इक्वल्स टू ई डेट, स्टार्टिंग डेट कॉमा नंबर ऑफ डेज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये भी ऐसा ही आ गया, डेट में चेंज करो इसको, तो 28 Jan 2021 ही आया। ठीक है, 12 नवंबर लेता हूँ, 5 मंथ्स लेता हूँ, ई डेट, स्टार्टिंग डेट कॉमा एंड डेट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ आके मैं चेंज करूंगा इन अप्रैल मंथ, इसमें तो अप्रैल 12 ही आएगा। ठीक है, तो ई डेट और एंड डेट में इतना ही फर्क हो, एंड डेट दिखाएगा, ये जो डेट है वही डेट दिखाएगा, इतना ही फर्क इसमें। ठीक है, फिर आता है फैक्टोरियल। स्कूल के टाइम में फैक्टोरियल सीखा था, अगर याद रहेगा तो, प्रोबेबिलिटी करके चैप्टर आता था, उसमें फैक्टोरियल हम सीखते थे। अगर जैसा कि अगर 2 का फैक्टोरियल बोलूँ तो 2 into 1, 3 का फैक्टोरियल बोलो तो 3 into 2 into 1, 5 का फैक्टोरियल बोलूँ तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये फैक्टोरियल्स होता था। 6 करो तो
सेम, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसको फैक्टोरियल्स बोलते हैं। तो 5 फैक्टोरियल देखो तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो हमारा आंसर आएगा 120। ठीक है, इसका लेते हैं 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो इक्वल टू इसका 6 आंसर आएगा, और 2 1 जा 2 बोलेगा तो इसका 2 आएगा। इसका कितना आएगा, इसका आएगा 720, 720 या 760 ऐसा कुछ रहेगा इसका आंसर, परफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, चेक करते हैं 235 का। 2 लिखना है या 3 लिखना है या 5 लिखना है, या इक्वल्स टू एफ ए सी टी फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन नंबर, तो 2 इंटू 2 का 2 ही आया, फैक्टोरियल 3, 3 का 6 आ गया, फैक्टोरियल नंबर 5 का 120 आ गया। ठीक है, तो वही थेरी इधर लगेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लो यहाँ से उसका ऐसा ही कैलकुलेशन होगा आपका। ठीक है, 15 लेगा तो 15, और फैक्टोरियल लगाओ तो 15 का आएगा। बहुत बड़ा नंबर है, इसके लिए ये ई प्लस आ गया आंसर इसका। ये 15 डिजिट से नंबर ऊपर गया, इसके लिए ई प्लस आंसर आ जाता है, नहीं तो छोटा रहेगा तो छोटा आएगा। 10 ले लेते, ये देखो 10 का आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, ज़्यादा यूज इसका रहता नहीं है, मगर एक फॉर्मूला है। हाँ, अभी से जो फॉर्मूला हम सीखेंगे, ये डेली बेसिस में जो यूज होता है वो फॉर्मूला है, और आप इसको रिलेट भी कर सकते हो अपनी तरफ से, अगर घर में कुछ ऐसा कुछ चीज रहेगा उससे हम रिलेट भी कर सकते हैं। बैंकिंग का लेवल का क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, सब लोग एल आई सी पॉलिसी खोलते हैं। ठीक है, कोई भी हो, एल आई सी हो, किसका भी हो, एस बी आई वीस बी आई किसी का भी होने दो, एल आई सी पॉलिसी खोलते हैं, तो उसका एक डेट रहता है, जैसे कि 28 अक्टूबर 2020, ये डेट हो गया। ठीक है, उसका एक एंड डेट भी रहता है कि ये तारीख को आपका मैच्योरिटी हो जाएगा, ये तारीख को आपका पैसा मिल जाएगा आपको। तो समझो 25 नवंबर 2035 में मेरे को पैसा आने वाला रहेगा। हम लोग प्रीमियम पे करते हैं उसका, 2,000 5,000 रुपये हर महीने हर साल, डिपेंड रहता है। अगर छोटा रहेगा तो साल साल में पे करते हैं, महीने महीने में भी पे करते हैं। तो ये ड्यूरेशन में, जितना ड्यूरेशन है उसमें मैंने कम से कम 12 लाख रुपए का पेमेंट किया होगा उनको। ठीक है, 12 लाख का पेमेंट किया होगा, और मेरे को 12 लाख के सामने मेरे को मिलेगा समझो 45 लाख रुपीज मिलेगा। ठीक है, वापस समझते हैं, ये शुरुआत का डेट रहेगा, स्टार्टिंग डेट, ये एंड डेट रहेगा, ये प्रीमियम जो मैं पे करता हूँ वो रहेगा, ये मेरे को मैच्योरिटी पे वैल्यू मिलने वाला है वो मिलेगा। ठीक है, मैच्योरिटी के बाद जब पैसा सब कुछ हो जाएगा 25 नवंबर 2035 को कितना मिलेगा, 45 लैक्स मिलेगा, मगर मैं ये ड्यूरेशन में इतना पेमेंट भी करने वाला हूँ। ठीक है, इतने का इतना मिलेगा। एल आई सी पॉलिसी ऐसा ही होता है, एक कुछ छोटा सा अमाउंट पे करते हैं और फिर एंड में हमको बड़ा अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, तो कितने परसेंट से इसका इंक्रीमेंट हुआ, हर साल कितने परसेंट से बढ़ रहा है, ये वैल्यू निकालना है, तो इंटर रेट फॉर्मूला लगता है। इंटर रेट पहला कभी सेटलमेंट हुआ, आज के डेट में हमारा पॉइंट सेटलमेंट हुआ, मैच्योरिटी कभी होगा, 25 तारीख को मैच्योरिटी होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप कितना करने वाले हो, जो प्रीमियम पे करते हो इन्वेस्टमेंट कितना पे करने वाले हो वो, और मैच्योरिटी में आपको कितना वैल्यू मिलने वाला है, कॉमा जीरो कर देना एंड में बस, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो 18.24% से आपका वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, अगर घर में पॉलिसी वॉलिसी रहेगा, एल आई सी पॉलिसी, आप इसमें ऐसा चेक कर सकते हो कि कितना अपना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, सेम डेट लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं हम लोग,
समझो 25 लैक्स कर दिया, मिलने वाला रहेगा 50 लैक्स। ठीक है, तो कितना परसेंट से इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा? इंटर रेट, सेटलमेंट ये तारीख को हुआ, मैच्योरिटी ये तारीख को हुआ, इन्वेस्टमेंट आपने इतना किया और रिडम्पशन इतना हुआ। और एक एक चीज हम लोग भूल गए, वो है कॉमा जीरो देना। ठीक है, और इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो अराउंड 7% से हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है आपका वैल्यू। ठीक है, और एक एक एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल लेते हैं। 10। ठीक है, और इसका छोटा सा नजदीकी डेट रखते हैं, 25 नवंबर 25 रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा वैल्यू, हम लोग पेमेंट जितना कर रहे हैं वो है समझो 45 लाख रुपीज पे कर रहे हैं ये ड्यूरेशन में। ठीक है, मिलेगा मेरे को 75 लैक्स। कितने परसेंट से इंक्रीमेंट हुआ? इंटर रेट, सेटलमेंट ये तारीख को हुआ, मैच्योरिटी आपको इतना किया, आपने इन्वेस्टमेंट इतना किया, एंड रिडम्पशन आपको इतना मिलने वाला है। तो सॉरी, ब्रैकेट क्लोज और 0 1 0 दे देना, भूलना नहीं। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ इसको तो 11% से आपका नॉर्मली इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईआरआर, आईआरआर का फुल फॉर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कुछ भी चीज परचेस करते हो और कुछ लंबे टाइम तक वापर करते हो तो आप सोचते हो कि इसमें कुछ इंक्रीमेंट हो हमारा, कितना भी खरीदे उसका कुछ फायदा हो हमें। जैसा अभी समझो कोई ट्रक खरीदता है, कोई बस खरीदता है, कोई टेम्पो खरीदता है, तो वो लोग 20 लाख 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 रुपीज लगाते हैं। तो मैं माइनस लिखूंगा, माइनस लगा के 25 लैक्स लिखूंगा। ठीक है, तो 25 लैक्स का कुछ गाड़ी परचेस किया। ठीक है, तो पहले साल में आपको आया पैसा समझो 8 लाख रुपीज। सेकेंड ईयर में आया आपको 75,000 रुपीज। ठीक है, थर्ड ईयर में 9 लाख रुपीज आया, फोर्थ ईयर में 15 लैक्स आया, एंड फिफ्थ ईयर में 45,000 रुपीज आया। अभी 5 साल के बाद आपने गाड़ी बेच डाला उसको, तो गाड़ी बेचने के बाद आप अब चेक करोगे, जब मैंने 25 लाख रुपया लगाया तो 25 लाख में से मेरे को मुनाफा, मेरा प्रॉफिट कितना आया, वो चेक करने के लिए आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सिलेक्ट करेंगे। कुछ नहीं, माइनस और प्लस का रेंज बना देंगे। इन्वेस्टमेंट किया तो माइनस लिखो, और बाकी जो रिटर्न्स हो रहे हैं उसको पॉजिटिव रखो, और ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में से 10% का इंक्रीमेंट हुआ आपका। ठीक है, इसका टोटल हम निकालेंगे, तो जरा हटाते हैं। तो 33 लैक्स रुपीज हो रहा है, 33 लैक्स 20,000 रुपीज का हमारा वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ। मतलब 25 लैक्स लगा के 33 लैक्स हमको आया। तो अराउंड कितना परसेंट का वो ग्रोथ हुआ? 10% का हमारा टोटल ग्रोथ हो गया। ठीक है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां भी हम लोग ऐसा ही करते हैं, 45 लैक्स रुपीज लगाते हैं। ठीक है, फिर पहले ईयर में हमको 5 लैक्स आया, सेकेंड ईयर में 15 लैक्स आया, थर्ड ईयर में 5 लैक्स आया वापस, एंड फोर्थ ईयर में 8 लैक्स आया। और चेक करते हैं अभी कितना हमका हमारा इंक्रीमेंट हुआ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न
ब्रैकेट ओपन एंड रेंज बना दो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। 11% लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि इसका टोटल अगर मैं निकालूं तो 33 लैक्स ही होगा। हमने 45 लैक्स लगाया, उसमें सिर्फ 33 लैक्स ही आया। ठीक है, तो लॉस हो गया हमें। कितना परसेंट का लॉस हो गया? 11% का लमसम में इसका लॉस हो गया। कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझना इतना ही है, शुरुआत में माइनस में वैल्यू लिखोगे क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड देन उसका फिर रेंज बना, बाकी सब टोटल प्लस में लिखो कि कितना आया, फर्स्ट ईयर में कितना आया, सेकेंड ईयर में कितना आया, थर्ड ईयर में कितना आया, वो लिखो। एंड फिर रेंज बनाओ इसका, ऐसा पूरा सिलेक्शन करके आईआरआर लिखो और पूरा सिलेक्शन करो, पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन बना दो और आंसर दे दो, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, पीएमटी, अब ये भी एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा। कुछ चीज परचेस करने जाते हो, विजय सेल्स में जाते हो, डीमार्ट में जाते हो, रिलायंस डिजिटल डिजिटल में जाते हो, तो कुछ परचेस करते हो, तो बड़ा बड़ा अमाउंट का वैल्यू का सामान रहता है। तो एक साथ हमारे पास इतना पेमेंट नहीं रहता कि हम लोग पे कर सके किसी चीज का। जैसे अगर कार या कुछ भी परचेस करते हो, 25 लैक्स का मैंने कार परचेस किया, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एट ए टाइम दे सकूं। तो कितना पैसा है? तो समझो मेरे पास सिर्फ 5 लैक्स ही है। ठीक है, बाकी मैं क्या करूंगा? ईएमआई करूंगा, लोन करूंगा वैल्यू का। तो कितने का लोन होगा? ये माइनस ये, तो मेरे को 20 लैक्स का लोन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 लैक्स का लोन करने के लिए मैंने बैंक से बात किया। तो बैंक ने मुझे पूछा कितने साल के लिए लोन करना चाहते हो, तो मैंने बोला 5 ईयर्स पे, 5 ईयर्स का लोन करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो कितना परसेंट है? तो वो बोला मेरा, हमारा 12% है हमारा लोन इंटरेस्ट वैल्यू। तो मैंने बोला ठीक है, ओके 12% है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ 12% को। मगर मेरे को पर मंथ ईएमआई भरने को कितना आएगा? पर मंथ ईएमआई भरने को कितना आएगा उसका मेरे को बताओ। ठीक है, तो इक्वल्स टू पीएमटी, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहला क्या लिखा है? रेट लिखा है, रेट डिवाइड बाय 12। रेट को डिवाइड बाय 12 करने का रीजन ऐसा है कि रेट जो है ये पूरे साल का है, और मैं आंसर किसका निकाल रहा हूँ? महीने का निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो रेट को डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, जिससे महीने का वैल्यू आ जाएगा। महीने और रेट को मैं 12 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। जब इसका एक थ्योरी होता है, जब मैं रेट को 12 डिवाइड बाय 12 करता हूँ, तो मैं ईयर को मल्टीप्लाई बाय 12 करता हूँ। ठीक है, ये मैथ्स का लॉ है कि अगर किसी चीज को हम डिवाइड बाय 12 करते हैं, तो ईयर अपने आप मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाता है। परसेंटेज को जब डिवाइड बाय 12 किया तो ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। कॉमा, हमारा अमाउंट क्या है इस पे बनेगा, 25 लैक्स पे नहीं बनेगा, 20 लैक्स पे लोन बनेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो पर मंथ मेरे को 44,500 का पेमेंट करने को आएगा ईएमआई। ये हमारा परचेस वैल्यू रहेगा। इसी लिखते हैं परचेस वैल्यू। ये हमने डाउन पेमेंट किया, डाउन पेमेंट। ये लोन, लोन अमाउंट। ये ईयर्स, और ये रेट, और ये आपका ईएमआई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कहीं भी बैंकिंग में काम करोगे या कहीं भी काम करोगे तो ईएमआई निकालने को आना चाहिए। इसके लिए ईएमआई का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा कोई कंडीशन लेते हैं। जैसे 25,000 रुपीज का ही मैं सामान का लेता हूँ, मेरे पास 8,000 रुपीज था, तो मैं वैल्यू माइनस करूंगा, ये माइनस ये, तो 17,000 का मेरा लोन हो जाएगा। 2 ईयर्स के लिए लूंगा, एंड मेरा वो इंटरेस्ट वैल्यू रहेगा 8%। ठीक है, अभी मेरा ईएमआई क्या बनेगा वो देखने के लिए इक्वल्स टू पीएमटी, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहला क्या बोला हुआ है? रेट बोला हुआ है। रेट डिवाइड बाय 12 कर दो,
कॉमा, जैसा मैंने बोला जब रेट डिवाइड बाय 12 हो जाएगा तो ईयर मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, कॉमा, फिर आपका लोन वैल्यू अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आपको 769 रुपीज, चलो एक राउंड सम अमाउंट 769 रुपीज का टोटल अमाउंट पे करने को आपको आएगा। ठीक है, और एक एक एग्जांपल लेते हैं। बड़ा अमाउंट का एग्जांपल 8 लाख लेते हैं। ठीक है, डाउन पेमेंट सिर्फ 25,000 रुपीज किया मैंने, तो ये वाला वैल्यू माइनस ये वाला वैल्यू, तो 7,75,000 का ये हो जाएगा। 15 ईयर्स के लिए डिवाइड करूंगा डायरेक्ट, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मेरा ईएमआई कैसे निकलेगा, पी एम टी ब्रैकेट ओपन रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा, ये मल्टीप्लाई बाय 12, कॉमा, मेरा पीवी ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आपका 9,300 रुपीज का पर मंथ पे करने को आएगा। ठीक है, ऐसा 15 ईयर्स तक आपको पे करते रहना है। ठीक है, तो पीएमटी हमारा ऐसा फॉर्मूला रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो पीएमटी होता है आपका ईएमआई जो होता है, जो ईएमआई आपका होता है कोई भी वैल्यू होने, जो 6,000 रुपीज समझो एग्जांपल लेता हूं मैं, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू, एक होता है इंटरेस्ट वैल्यू। जो इंटरेस्ट वैल्यू रहता है वो बैंक रखती है जिसको कमाने का है, और जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो दुकान वाले को जाता है। ठीक है, शॉप जिससे आप कुछ चीज परचेस करते हो। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू होने दो, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। अगर बैंक आपको बोलती है इंटरेस्ट वैल्यू निकालो, तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है आईपीएमटी वाला, आईपीएमटी, जो आईपीएमटी वाला फॉर्मूला है वो यूज होगा। ठीक है, तो अभी मैंने यही चीज वापस इधर लेके आया, जो मेरा ईएमआई वैल्यू था 9,300 वाला, वो वैल्यू को मैं यहाँ लाया। अभी इसका इंटरेस्ट आईपीएमटी निकालेंगे। ठीक है, आईपीएमटी निकालने के लिए इक्वल्स टू आईपीएमटी, फॉर्मूला एकदम सेम टू सेम रहेगा। यहाँ भी वैसा ही करोगे, रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा, यहाँ बीच में ईयर के बीच में पर करके लिखा हुआ है। पर बोलेगा तो कौन सा ईयर का ईएमआई निकालना है आपको, इंटरेस्ट निकालना है, सॉरी इंटरेस्ट, आपको कौन से ईयर का इंटरेस्ट देना है। मेरे को फर्स्ट ईयर जो पहला डाउन पे पहला ईएमआई, जो पहला प्रीमियम जो पे होगा, उसमें से इंटरेस्ट कितना निकलेगा वो निकालने के लिए वन टाइप करोगे। अगर आपको फिफ्थ ईएमआई का निकालने का है, फिफ्थ ईएमआई जो उसने पे करेगा, वो फिफ्थ ईएमआई में क्या होगा, तो फिफ्थ लिखोगे। टेंथ ईएमआई का निकालना है तो टेंथ लिखोगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, कॉमा, हमारा ईयर मल्टीप्लाई बाय 12, कॉमा, मेरा पीवी सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ वन बीच में ऐड हो गया हमारा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सॉरी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो 9,000 में से 7,750 रुपीज का सिर्फ इंटरेस्ट हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 7 लैक्स, 45 लैक्स लेते, 45 लैक्स हो गया, उसमें से मैंने 8 लैक्स पे किया, तो हमारा लोन वैल्यू होएगा इक्वल्स टू ये माइनस ये। ठीक है, इसमें भी आप 5 ईयर्स का इंटरेस्ट ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। पीएमटी तो निकालना सिखा दिया, डायरेक्ट आईपीएमटी निकालना सिखाता हूँ मैं। आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा, फर्स्ट ईयर का ईएमआई या सेकेंड ईयर का जो भी ईएमआई लेना है आप ले सकते हो, कॉमा, ये मल्टीप्लाई बाय 12,
कॉमा मेरा लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो जो भी पीएमटी वैल्यू आएगा उसका 37,000 रुपीज आपका सिर्फ बैंक लेगी, बैंक का इंटरेस्ट होगा ये, जो बैंक कमाएगी पर ईयर, सॉरी पर मंथ। ठीक है, 12% जो बोलते हैं ना, जो 12 पार्ट्स में डिवाइड होगा, वो यही वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो अगर बैंक बोलती है आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, जो दुकानदार को देना है, शॉप वाले को देना है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा पीपीएमटी। ठीक है, शॉप वालों के लिए पीपीएमटी, बैंक वालों के लिए इंटरेस्ट। तो आई बोले तो इंटरेस्ट, पी बोले तो प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, वो निकालने का भी एकदम सेम टू सेम फॉर्मूला है आईपीएमटी जैसा ही। ठीक है, चेक करते हैं। यही कंडीशन में यहाँ लाता हूँ वापस। पीपीएमटी अभी हम निकालेंगे इसमें से, इक्वल्स टू पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन, सेम फॉर्मूला, रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा पर, कौन सा फर्स्ट ईएमआई में से या सेकेंड ईएमआई में से, वही सेम फॉर्मूला, ये मल्टीप्लाई बाय 12 कॉमा हमारा लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, जो आईपीएमटी के लिए था वहां आई लिखने का था, पीपीएमटी के लिए पी लिखने का था, सिर्फ इतना ही फर्क, बाकी सब अंदर का जो फॉर्मूला लिखने का स्टाइल एकदम डिट्टो का डिट्टो सेम रहेगा। ठीक है, अब ये जब दोनों को मैं ऐड करूं तो आपका ये पीएमटी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, पीएमटी वाला अमाउंट बन जाएगा। चेक करना है तो हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं, पीएमटी ब्रैकेट ओपन, रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा ये मल्टीप्लाई बाय 12, ईयर मल्टीप्लाई बाय 12 कॉमा हमारा लोन अमाउंट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखो आपका पीएमटी और ये पीएमटी दोनों मैच कर गया। ठीक है, ये हो गया हमारा मैच, ये हो गया हमारा मैच। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल से आपका पीएमटी बनता है, और पीएमटी में अगर आपको इंटरेस्ट ढूंढने बोले तो आईपीएमटी, और प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढने बोले तो पीपीएमटी निकालोगे। ठीक है, और एक एक एग्जांपल जो हमने पहला किया था उसका पीपीएमटी निकालेंगे। ठीक है, ये वाला एग्जांपल को मैं लेके आता हूँ वापस वहाँ। पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन, रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा 1, जो टोटल वैल्यू है उसमें से 1551.30, 1551 रुपया, 1551, ये आपका वैल्यू दुकानदार को जाएगा पर मंथ। और इसको इसको मैं माइनस करूँ तो हमारा आईपीएमटी आ जाएगा, जो बैंक कमाएगी, जो 6-7 हजार रुपये जो आया था वो हमारा बैंक कमाएगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ताकि वापस आप नहीं समझे तो वापस ये वीडियो देख के समझ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, रिपीट करके भी आप देख सकते हो वीडियोस को, जिससे पता चले, क्योंकि ये सब बैंकिंग सेक्टर में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, फिर हमारा आता है आगे का वैल्यू, वो है एनपीईआर। ठीक है, एनपीईआर क्या काम करेगा आपका, कि आप तो बोलोगे उस पार्टी को कि 82,000 रुपीज पर मंथ भरना है, मगर वो सामने वाला पार्टी आपको पूछेगा कि
एक मिनट, मेरा माइक बंद नहीं है। हेलो, सुन पा रहे हो? शायद से माइक बंद हो गया है क्या मेरा? जरा चैट बॉक्स में लिख दो ना, यस नो। ठीक है, सुनाई दे रहा है। यस, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे समझते हैं कि जैसा जब आप लोन भी ले रहे हो सामने वाले पार्टी से, बैंक से, तो आपको बैंक वाला बताता है कि 82,000 रुपीज आपको पे करना है। मगर कितना ईएमआई आपको पे करना है, नंबर ऑफ ईएमआई। ठीक है, इतना तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि महीने का एक ईएमआई तो साल का 12 ईएमआई हो जाएगा। ठीक है, पर ईयर कितना हो गया? 12 हुआ ना? अगर मैं समझाने जाऊँ, साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, हर साल में एक एक ईएमआई, हर महीने एक एक ईएमआई बना, तो साल में 12 ईएमआई हो गया ना मेरा। समझा? ठीक है, ऐसा 5 साल तक चलाने का है मेरे को। तो टोटल नंबर ऑफ ईएमआई कितना हो जाएगा, वो बताएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ ईएमआई इक्वल्स टू NPER, ब्रैकेट ओपन, सेम फॉर्मूला, रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा, इधर पीएमटी पूछा हुआ है तो हमारा ये पीएमटी वैल्यू लोगे। ठीक है, रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा, पीएमटी वैल्यू पूछा है, कॉमा हमारा पीवी पूछा है, पीवी बोला तो लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो 60, कैसा 60 आया उसको समझते हैं हम लोग अभी। साल में 12 महीना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में 12 ईएमआई भी जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 ईएमआई हो गया हमारा। ठीक है, ये 1 साल का हुआ, ऐसा 5 साल चलेगा। ऐसा 5 ईयर्स तक चलते रहेगा। तो 5 ईयर्स बोलेगा, 12 इंटू 5 हो गया, तो 12 5 60 होता है हमारा। 1 साल में 12 ईएमआई हो गया, ऐसा 5 साल तक चलेगा बोले तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये थ्योरी से सब जगह पे ईएमआई कैलकुलेशन होता है। ये तो आपको कल कोई पूछेगा टोटल ईएमआई कितना पे करना है मेरे को इस 5 साल में, तो 60 ईएमआई पे करना रहेगा। वही ये 15 ईयर में हम लोग चेक करेंगे, तो इक्वल्स टू NPER, ब्रैकेट ओपन, पहला क्या पूछा है, रेट, रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा, फिर क्या पूछा है हमारा, पीएमटी, जो इधर पीएमटी है वो पीएमटी थोड़ा क्लियर कर दूंगा मैं बाद में, कॉमा, मेरा पीवी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो 180 ईएमआई पे करूंगा मैं 12 महीने, 15 महीने में। सीधा हिसाब 12 इंटू 15, 12 इंटू 15, 180 आ गया। तो 180, तो 180 का 180। ठीक है, तो किसी का ईएमआई कैलकुलेशन करना है तो ऐसा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो ये तेरी, और इस ईएमआई कैलकुलेट करना है तो ये। एक लास्ट टाइम सबका एक साथ देखेंगे, पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी और एनपीआर, सबका साथ में एक साथ कैलकुलेशन करते हैं। पीएमटी, ब्रैकेट ओपन, रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा, ईयर को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, कॉमा, मेरा पीवी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इंटरेस्ट ईएमआई आ गया,
उसमें से इंटरेस्ट निकालेंगे, सेम रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा 1 कॉमा ये मल्टीप्लाई बाय 12 कॉमा मेरा पीवी। तो आपका उस टोटल में से इतना इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो बैंक कमाने वाली है, अभी दुकानदार को देना है, तो पीपीएमटी कॉमा रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा सेम 1 कॉमा ये मल्टीप्लाई बाय 12 कॉमा मेरा पीवी। तो दुकान वाले को जाएगा इतना वैल्यू, और कस्टमर पूछता है मेरे को कितना ईएमआई पे करना है इस ड्यूरेशन में 15 साल में, तो एनपीईआर रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा पीएमटी कॉमा मेरा पीवी, तो 180। ठीक है, क्लियर है पूरा एकदम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें मेरे को लगता है। अभी डाउट है तो वीडियो आप वापस चेक कर सकते हो रिपीट में। फिर आता है हमारा फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू बोलो तो आपको फ्यूचर में कुछ वैल्यू मिलने वाला रहेगा वो। जैसे मैं हर साल 500 रुपये, हर महीने 500 रुपए के हिसाब से भरूँ, ठीक है, साल में मेरा 8% से इंक्रीमेंट होने वाला है, बैंक मुझे 8% से इनका इंक्रीमेंट देने वाला है। ऐसा मैं 25 ईयर्स तक भरते रहो, ये मंथली पेमेंट, इंटरेस्ट या रेट, इंटरेस्ट मिलने वाला है मुझे, और ईयर, हर महीने में 500 रुपए कहीं भरूँ, हर साल में मेरे को 8% से टोटल वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा, और 25 ईयर्स तक ऐसा मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा 25 ईयर्स के बाद मेरे को कितना वैल्यू मिलेगा, वो फ्यूचर वैल्यू बन जाता है हमारा। फ्यूचर वैल्यू सेम फॉर्मूला, रेट डिवाइड बाय 12 क्योंकि मैं मंथली पेमेंट करने वाला हूँ, कॉमा एनपीईआर बोलो तो नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, जो पीएमटी का फॉर्मूला था वो हमारा सेम टू सेम, कॉमा मेरा पीएमटी अभी क्या रहेगा 500, जो मैं हर हर महीने पे करने वाला हूँ। तो कुछ 4,75,000 रुपीज मेरे को एंड ऑफ 25 ईयर्स के बाद मिलेगा। ठीक है, और एक एक लेते हैं, 1,500 रुपीज लेता हूँ मैं, 12% से इंक्रीमेंट पकड़ता हूँ मैं, और 15 ईयर्स तक चलाने वाला हूँ मैं ये चीज को। तो मेरे को कितना मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट ओपन सेम रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा ईयर मल्टीप्लाई बाय 12 कॉमा मेरा पीएमटी ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आपको 7,49,000 रुपीज एंड ऑफ द 15 ईयर के बाद मिलेगा। ठीक है, दूसरा कोई वैल्यू लेते, 8,000 रुपीज लेते डायरेक्ट। 15 15% से हमारा इंक्रीमेंट होने वाला है। ठीक है, मैं 50 ईयर्स तक करने वाला हूँ ये चीज को। तो 50 ईयर्स के बाद मेरे को कितना मिलेगा, एफ वी ब्रैकेट ओपन रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा पीएमटी, सॉरी एनपीआर मल्टीप्लाई बाय 12 कॉमा मेरा पीएमटी। तो कुछ 1 करोड़ के आसपास का वैल्यू आपको मिल जाएगा, क्योंकि 8,000 रुपीज वैल्यू है, पर मंथ पे करना 8,000 रुपीज। ठीक है, तो 1 लाख रुपए हम महीने का ही हम पे कर रहे हैं उसको, तो आपको एंड में 50 साल के बाद करोड़ रुपया बना के देगा। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट पूरा। और लास्ट का फॉर्मूला आपका एडवांस एक्सेल का वो रहेगा पीवी फॉर्मूला। ठीक है, मैं जाता हूँ कहीं मोबाइल लेने को, जो मैंने 25,000 रुपीज का परचेस करता हूँ एक जगह पे जाके, कोई मोबाइल का वैल्यू है जो 25,000 रुपीज है। अपना इंडियन का आदत है भाई डिस्काउंट मांगने का, तो भाई कुछ तो डिस्काउंट दे यार। वो बोला मैं 12% डिस्काउंट देने को तैयार हूँ तुमको। ठीक है, डिस्काउंट देने को तैयार हूँ, मगर ये 25,000 को आपको एक साथ नहीं पेमेंट करना है, तोड़कर पेमेंट करना है 12 महीने के अंदर, ईएमआई टाइप पेमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू को 25,000 को 12 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि महीने में साल का 12 मंथ होता है, तो मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा।
ठीक है, तभी जाके मेरे को डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी डिस्काउंट काटने के बाद मेरे को टोटल अमाउंट कितना पे करने को आएगा वो देके, प्रेजेंट वैल्यू, सेम फॉर्मूला, रेट डिवाइड बाई 12। सॉरी, इसमें एक बीच में हम लोग ने एक चीज रह गया, 1 ईयर है ना, 12 मंथ्स बोले तो 1 ईयर हो गया, तो ये 1 ईयर लेना रह गया था। पीवी ब्रैकेट ओपन, रेट डिवाइड बाई 12, कॉमा मेरा पहला मंथ मल्टीप्लाई बाई 12, कॉमा अभी पीएमटी मेरा ये रहेगा, मोबाइल का वैल्यू नहीं रहेगा, जो डिवाइड किया गया वैल्यू वो रहेगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आपका 25,000 का मोबाइल 23,488 रुपीज और 23,500 का आसपास आपको मिलेगा, 450 रुपीज का वैल्यू का मोबाइल गिरेगा आपको। वही चीज हम लोग 8 लाख रुपीज लेते हैं, 25% डिस्काउंट। मगर आपको 2 ईयर्स में डिवाइड करना है, 8 लाख को। ठीक है, तो 2 ईयर्स बोले तो 24 हो गया, और 2 लिख दूंगा मैं यहाँ, तो इक्वल्स टू टीवी ब्रैकेट ओपन, रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा ये ईयर मल्टीप्लाई बाय 12, कॉमा मेरा पीएमटी वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आपका जो 8 लाख का वैल्यू है वो 6,24,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ खत्म हो जाता है पूरा। ठीक है, अभी और 3 फॉर्मूला रहेगा, कल लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा सबका। ठीक है, कल 3 और बड़े फॉर्मूला है, जो इसको पाइवोट टेबल बोलते हैं, जिसको वी लुकअप एच लुकअप बोला जाता है, वो कल के लेक्चर में होगा। वो फाइनल 3 फॉर्मूला होगा। तो बाकी सब जो बेसिक फॉर्मूलाज है हमारे, वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे अभी। ठीक है, जो भी डाउट है आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, या हम आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। ठीक है।